कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, रुकिए मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ? अभी मैं कार चला ही रहा था
कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज़ और जोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिग्गी खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिग्गी खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिग्गी के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिग्गी में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज़ आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीटकर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज़ में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफ़ी जोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुँचे जहाँ पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया, पवन तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया।
चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मदन अपनी साइकिल रिक्शा लिए मोड़ पर खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस सवारी को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाए। मगर उस रास्ते पर एकाध लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, चूंकि मदन वहां पर इकलौता रिक्शा वाला था तो उसे सवारी मिल सकती थी। इकलौता इसलिए क्योंकि मदन के अलावा उस मोड़ पर कोई रिक्शा वाला नहीं था। सभी वक्त के हिसाब से अपने अपने घर जा चुके थे। मगर मदन वो ज्यादा पैसों के चक्कर में हमेशा रात तक रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसे रिक्शा चलाने का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, कुछ देर और इंतजार करने के बाद मदन को दूर से उसकी ओर एक शख्स आता दिखा। मदन समझ गया कि उसे सवारी मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ। वो आदमी ठीक मदन के पास आकर रुका और बोला, गंगापुर गांव चलोगे? गंगापुर गांव का नाम सुनकर मदन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी छा गई, क्योंकि गंगापुर गांव मदन के यहां से काफी दूर था और उसके घर की उल्टी दिशा में पड़ता था। इसलिए मदन ने उस आदमी से कहा, गंगापुर गांव काफी दूर है भैया, इतनी रात गए वहां जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि गंगापुर गांव उतना दूर भी नहीं था। मदन इतनी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों के लालच में कर रहा था और मदन की ये चालाकी कामयाब भी हो गई। उस आदमी ने सामने से मदन को दुगना पैसों का प्रस्ताव दिया, जिस पर मदन तुरंत राजी हो गया और उस आदमी को रिक्शा में बिठाकर चल पड़ा गंगापुर गांव की ओर। रास्ता अब एकदम सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर रोशनी का भी एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ चांद ही था, जिसकी रोशनी के सहारे मदन रिक्शा चला पा रहा था। रिक्शा पूरी रफ्तार से रास्ते पर चले जा रही थी। फिजा में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कुछ देर रिक्शा चलाते रहने के बाद मदन और वो आदमी वो दोनों गंगापुर गांव पहुंच गए। रिक्शा से उतरकर उस आदमी ने मदन को दुगना किराया दिया और वहां से चला गया। मदन ने भाड़े को संभाल कर अपनी जेब में रखा और अपनी कांच टूटी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। आज बाकी दिनों के मुकाबले मदन को काफी ज्यादा देर हो गई थी। खैर, उसने फटाफट अपना रिक्शा घुमाया और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते पर पहले भी कोई नहीं था और अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे माहौल में चोरी डकैती का डर काफी ज्यादा होता है और इसीलिए मदन ने अपनी रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी मदन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के एक किनारे में जंगल से शियारों के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मदन थोड़ा डर सा गया, पर वो जानता था कि जब तक उसकी रिक्शा चलती रही तब तक कोई भी जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रिक्शा चलाते चलाते अब मदन गंगापुर गांव के एक स्कूल के पास पहुंच चुका था। वो स्कूल काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। स्कूल की बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। अभी मदन रिक्शा चलाते हुए उस 4 मंजिला स्कूल के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज किसी इंसान की थी।
मदन ने तुरंत अपनी रिक्शा को वहीं पर रोक दिया और आगे पीछे देखने लगा, मगर ना तो उसके आगे कोई था और ना ही पीछे। पूरा रास्ता सुनसान हो रखा था। मदन ने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। भला इस रास्ते पर इतनी रात गए कौन चीखेगा। यही सोचकर मदन ने रिक्शा की पैडल को एक बार घुमाया ही था कि तभी फिर से उसे वही चीखने की आवाज आई। मदन ने जब उस आवाज को गौर से सुना तो पता चला कि वो आवाज उसके आगे पीछे से नहीं बल्कि ठीक उसके ऊपर से आ रही है। मदन ने तुरंत सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसने देखा कि स्कूल के तीसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर 2 बच्चे सिर निकालकर चिल्ला रहे हैं। पर इतनी रात गए ये दोनों बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, मदन को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी मदन ने उन दोनों बच्चों से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? और इतनी रात गए तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो? मदन की बात सुनकर उनमें से एक ने जवाब दिया, चाचा हम लोग फंस गए हैं अंदर, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, आप जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए ना। मदन को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। मदन ने एक नजर स्कूल के मेन दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि स्कूल का मेन गेट खुला हुआ है। पर यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले जब उसने देखा था तब तो दरवाजा बंद था, फिर अपने आप ही कैसे खुल गया? खैर, मदन ने सोचा बेचारे बच्चों की मदद कर देगा तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कब से स्कूल में फंसे हैं। लिहाजा मदन ने अपनी रिक्शा को ठीक वहीं पर रास्ते के एक किनारे पर लगा दिया और स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। वो स्कूल अंदर से किसी खंडहर की तरह लग रहा था। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मदन ने अपनी जेब से पॉकेट टॉर्च निकाला और उसी की रोशनी के सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे तीसरी मंजिल पर जाना था क्योंकि बाहर से उसने अच्छी तरह से देख लिया था कि वो दोनों बच्चे तीसरी मंजिल पर ही फंसे हुए हैं। सीढ़ियां चढ़कर मदन तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी फ्लोर्स के मुकाबले इस फ्लोर पर गंदगी कुछ ज्यादा ही है। खैर, उसने एक एक कमरों का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पहले 3-4 कमरों से तो कोई आवाज नहीं आई। मदन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने बाहर से जो नोटिस किया था उस हिसाब से तो बच्चों को इन्हीं कमरों में होना चाहिए था, तो फिर वो लोग गए कहां? खैर, मदन बाकी कमरों का दरवाजा खोल खोल कर देखने लगा, मगर बच्चे कहीं पर भी नहीं थे। मदन को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बच्चे गए तो गए कहां? मदन ने 1-2 बार और उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो बच्चे नहीं मिले तो मजबूरन उसे इन सारी चीजों को अपने मन का वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद वो वापस स्कूल से बाहर निकलने लगा। स्कूल से बाहर निकलकर चलते हुए मदन जब अपनी रिक्शा के पास आया तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वही दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले स्कूल के एक कमरे में फंसे हुए थे, वही दोनों अब मदन की साइकिल रिक्शा पर बैठे हुए थे। वही दोनों बच्चों को अपनी रिक्शा पर देखकर मदन के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहां आए कैसे। तभी उन दोनों में से एक बच्चे ने मदन से कहा, चाचा हमें जरा आगे तक छोड़ दीजिए ना। इस पर मदन ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम लोग नीचे कैसे आए? इस पर उस बच्चे ने कहा, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। मदन के पास
रिक्शा लेकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा तो था नहीं, इसलिए वो रिक्शा में उन दोनों बच्चों को बिठाकर आगे बढ़ने लगा। मगर उसका दिमाग अभी भी इसी सवाल में गुम था कि आखिर ये दोनों बच्चे नीचे आए कैसे। रिक्शा चलाते हुए अब काफी दूर निकल आया था मदन, मगर पीछे से उन दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तभी मदन बोला, कहाँ उतरना है तुम लोगों को? मगर इस पर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों से कोई जवाब ना पाकर मदन एक दफा पीछे पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि पीछे सीट पर अब कोई नहीं था। मदन समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसके बाद वो तेजी से रिक्शा भगाकर सीधे अपने घर आ गया। कुछ दिनों तक उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब उसने सबको ये बात बताई तो पता चला कि उस स्कूल के उस कमरे में किसी घटना के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही पूरे स्कूल में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी, जिसके बाद से स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं कि आज भी उन दोनों बच्चों की आत्माएं उसी स्कूल में भटकती रहती हैं और उस रास्ते से गुजरने वालों को आवाज देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।